गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जब आप डिस्कस करते हैं तो आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि मियोसिस भी है। तो मियोसिस बेसिकली है क्या? मियोसिस कहाँ होता है? मतलब आप माइटोसिस पढ़ते हैं, वो सोमेटिक सेल्स में होगा। मियोसिस कहाँ होगा? वो आपका बेसिकली oogenesis में होगा या स्पर्मेटोजेनेसिस में होगा। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड। तो हम इस लेक्चर में जब आपसे बात करेंगे तो पूरी तरह से मियोसिस को यहाँ पे डील नहीं करेंगे, मगर आपको एक व्यू पॉइंट देंगे कि जब आप मियोसिस एक्सप्लेन करें तो क्या करें कि अपने आंसर्स को वहां पे उसकी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि कहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम बन रहा है, कहाँ पे क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, कहाँ पे क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है, क्या एनाफेज 1 में डिफरेंस है, क्या एनाफेज 2 में डिफरेंट है, और किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो तभी जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके गैमीट बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपका गैमीट का प्रोसेस बेसिकली है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली है क्या? इसका अगर दूसरा नाम दे तो मियोसिस। और ये मतलब मैन में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसको गैमेटोजेनेसिस होगी, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। वही वुमेन में जो होगी उसको हम oogenesis बोलेंगे। तो अभी इस लेक्चर में आपसे डील करते हैं हम क्या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। अब आप देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ही आप डील करते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पर्मेटोजेन होती कहाँ है? आपका जो टेस्टिस होता है वो बेसिकली लोब्यूल के फॉर्म में होता है। तो उसमें जब आप सेगमेंट करते हैं उसका, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा? लीडिंग सेल्स हो गया, और सेमिनी स्फेरस ट्यूब्यूल में टेब्यूल्स होंगे। यहीं पे सर्टोरी सेल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। इस जगह पे आपका क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। यहाँ पे किस टाइप, दो टाइप की सेल होती हैं। जर्म सेल होगा और सर्टोरी सेल्स होंगे। तो जर्म सेल का काम क्या होगा? स्पर्म बनाने का काम होगा। सर्टोरी सेल का काम क्या होगा? स्पर्म के प्रोडक्शन में इसका हेल्प करना। वेरियस आपके उसमें हेल्प करता है। इसको हम डिटेल में आपसे आगे लेंगे कि कौन कौन सा रोल ऑफ सर्टोरी सेल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एक अपने आप में एक अपना एक बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको हम डील करेंगे आगे चल के। अब मियोसिस आप पहले समझने का कोशिश कीजिए। मियोसिस में होता क्या था? अगर आप मियोसिस 1 में देखेंगे तो मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। ये दो क्रोमोसोम आके आपस में मिलते हैं। ये आपका मियोसिस 1 में होता है। ठीक है, इस तरह से आपका मियोसिस 1 में जब आपका प्रोफेज होता है तब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। अब एनाफेज में जब आप जाएंगे, जो मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 है, क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है एनाफेज 1 एंड 2 में। एनाफेज 1 में क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड ये आपको हम डिटेल में आगे चल के जब मियोसिस का जब डील करेंगे तो बताएंगे। अभी बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कीजिए। एनाफेज 1 में क्या होगा? एनाफेज 1 मतलब मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। ठीक है, इसको सेल के अगर अंदर कर लीजिए, इस तरह से क्रोमोसोम होगा। वहीं जब एनाफेज 2 की बात आएगी तब आपका क्या होगा?
अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या था, दो डिफरेंट एकदम न्यू टाइप के आपके कॉम्बिनेशन बन गए और ये बना। तो एनाफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, वहीं एनाफेज 2 में क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, कितना डीएनए का क्वांटिटी कितना है। तो ये आपका बेसिक आपका होता है। तो ये जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो जब आप देखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मेयोसिस 1 होगी और उससे सेकेंडरी स्पर्मियोसाइट बनेगा, तो वो क्या होगा, ये एनाफेज 1 से गुजरा होता है। तो कितने क्रोमोसोम होंगे, कितना डीएनए होगा, ये आपको फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा आपका, अभी आगे हम सब पूरा डिटेल में करेंगे, बस अब अभी आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मियोसिस जब आप एक्सप्लेन करेंगे, तो सिर्फ आप मियोसिस में आप जब स्टूडेंट जब बेसिकली जब एक्सप्लेन करता है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस से लिंक नहीं कर पाता। तो मेरा कहने का मतलब है, आप मियोसिस को इस तरह से एक्सप्लेन करें जैसे लग रहा है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सप्लेन कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट की क्वालिटी पता चलता है कि उसका आंसर कैसे होगा। जब मियोसिस आएगा तब आप उसमें प्रोफेज जब बताएंगे, तो एग्जांपल का बताएंगे कि कैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उस प्रोफेज में किस किस फेज से गुजरता है, कैसे क्या होता है, वो हम आपको जब मियोसिस करेंगे तो वहां फिर भी हम एक बार बताएंगे। मगर यहाँ हम आपको फिर से एक बार आपको एक हिंट दे रहे हैं कि कैसे वहां पे करना है, तब आपका आंसर बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेट जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो मियोसिस 2 के उससे गुजरेगा और क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये आपका मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस आपके दोनों सिलेबस में है, और रिसेंट में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कहां पे होता है मियोसिस। बात समझ रहे हैं? तो कहां पे होता है, तो आप सिर्फ इतना बताएंगे कि जर्म सेल में होता है, तो उससे कुछ होना नहीं है। तो आपको पूरी तरह से बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, वहां मियोसिस 2 होगी। तो ये आपको जब कंप्लीट नॉलेज वहां पे देंगे तब जाके बेटर आंसर मिलेगा। पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना होता है, बस एक फ्लो चार्ट में बनाना है कि आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटरिंग मियोसिस 1 चेंज इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेट मियोसिस 2 में एंटर करती है, तो वो क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड बनाएगा। तो ये जो इंटरकनेक्शन है मियोसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में, ये स्टूडेंट को आना चाहिए। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब आप ये सिंप्लीफाई पहले प्रोसेस सोचिए होता क्या है। मैंने आपसे बोला ना, जो टेस्टिस होता है वहां पे 2 टाइप के सेल होते हैं। एक कौन सा होगा, जर्म सेल होगा, जो मेल में होता है उसके जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और जो दूसरी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या होता है, वो पहले माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होके कुछ स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, जो एक 2 टाइप के होते हैं, डार्क होगा और पेल होगा। जो डार्क वाला होता है वो बेसिकली एक रिजर्व के लिए होता है, मतलब ये डेथ होगा तो ये एक रिजर्व की तरह क्रिएट होगा, तो मतलब ये डिवीजन होगा तो ये रिजर्व की तरह यूज होगा, तो फिर ये जर्म की सेल की तरह बिहेव करेगा। मगर उसमें भी कुछ जो डिवाइड होते हैं वो क्या होंगे, पेल कलर के होते हैं, मतलब पेल होते हैं, वो जो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट होके वो बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी ये जो जितना भी हो रहा है यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, तो इनलार्ज कर जाएंगे और ये बिकम क्या होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, जैसे ही बनेगा, अब ध्यान से देखिए, स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप का डिवीजन होगा, उसमें डार्क और पेल बनते हैं। जो पेल वाला होता है वो डिफरेंशिएट करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स से ये सारे चीजें आ जाती हैं। तो वो जो सेल होती है बेसिकली उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेज में सबसे बड़ी जो सेल होगी वो स्पर्मेटोसाइट ही होती है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे विजिबल होता है। ठीक है, ये इतने आपके काम का नहीं है, ये मेडिकल या मतलब बाकी जो एग्जाम मतलब पीजी लेवल पे होते हैं वहां पे काम का, आपके काम का नहीं है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में एंटर करेगी, मियोसिस 1 से एंटर करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मतलब
मियोसिस 1 हुआ तो ये इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो चुका होगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुका होगा, ठीक है। एनाफेज 1 हुआ होगा तो क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ होगा, मतलब अभी जो क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हुआ है, मतलब अभी क्रोमोसोम पूरा इंटैक्ट है यहाँ पे, और जो डीएनए की क्वांटिटी है वो भी अभी डबल है, ठीक है। तो ये आपको समझने की कोशिश, फिर मियोसिस 2 होगा, फिर जाके लास्ट में क्या होगा कि क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा। तो आपको एनाफेज और एनाफेज 2 में डिफरेंस अगर आपको सही से आता होगा तब आपको समझ में आएगा कि मियोसिस 2 जब हो रही है तो यहाँ पे क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा, ये 2n होगा, ठीक है, ये जाके हैप्लॉइड होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल, ये इसको बोलते हैं स्पर्मेटेड। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देने की बात है, स्पर्मेटिड जब बनता है तो ये क्या होता है, इमेच्योर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो फंक्शनल स्पर्म का बनने के लिए ये जरूरी है कि स्पर्मेटिड में बहुत सारे चेंजेस होंगे, वो चेंजेस अगर होंगे तभी जाके एक फंक्शनल स्पर्म जब बनेगा। तो वो चेंजेस क्या होते हैं, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। वो अभी सारी चीजें हम आपसे डिटेल में करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और अब वैसे नहीं पूछता है तब भी आपको एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है, ये ध्यान दीजिए, ये जो स्पर्मेटिड बनते हैं ये आपस में एक ऐसे साइटोप्लाज्मिक लिंक के द्वारा, ट्यूब के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये क्यों होते हैं अभी सब हम आपको बताएंगे। ये न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगा। अब ये जो न्यूक्लियर स्पर्मेटिड से ये चेंज, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, फंक्शन, न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगा, टाइटली पैक्ड डीएनए, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा कंपैक्ट वो में होगा, छोटा सा हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, वेट उसका कम होगा, मतलब, और स्विमिंग जो एफिशिएंसी है, मोटिलिटी में उसका फायदा होगा। एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा, गोल्गी बॉडी जो है वो एक्रोसोम बनाएगा। आपको पता होगा गोल्गी बॉडी छोटे छोटे वेसिकल बनाएगा, वेसिकल क्या होंगे, अल्टीमेटली फ्यूज हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, फ्लैटेंड होंगे, अल्टीमेटली वो एंटीरियर बॉडी को कवर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, क्योंकि गोल्गी बॉडी इज बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन्स का क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करता है। जब आप गोल्गी बॉडी के फंक्शन को अच्छे से जानेंगे तो वहां आपको पता होगा वेरियस टाइप के मॉडिफिकेशन होता है, ग्लाइकोसेशन होगा, सल्फेशन होगा, और अदर टाइप के मॉडिफिकेशन उसमें होंगे, तो मिथाइलेशन, ये सारी चीजें होंगी। तो ये गोल्गी बॉडी करता है, तो जिससे क्या होता है कि प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो आपका डिपेंड करता है गोल्गी बॉडी पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोटीन होगी, अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा कि गोल्गी बॉडी में वेसिकल किस टाइप के प्रोटीन को सिक्रीट करके स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। क्योंकि अगर स्पेसिफिक प्रोटीन स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन के समय, सपोज करिए, एक मिनट आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। अब स्पर्म जो है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर इसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोटीन अगर नहीं होगा, ठीक है, तो ये ओवा से जाके फर्टिलाइज नहीं करेगा, यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा ओवा पे, इससे जाके फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो ये जो प्रोटीन है स्पर्म पे कि बॉडी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये कहाँ, कौन डिसाइड करता है कौन होगा, ये गोल्गी बॉडी का प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड वेसिकल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे कौन सा प्रोटीन होगा। वो प्रोटीन होगा तभी जाके ओवम से जाके इंटरेक्ट करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब एक क्वेश्चन अभी पिछले साल आया था, रोल ऑफ गोल्गी बॉडी इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपने सिर्फ अभी ज्यादातर स्टूडेंट को यही आता है कि गोल्गी बॉडी एक्रोसोम बनाता है, मगर उसके अलावा क्या क्या काम है ये बहुत मुश्किल है। अब वो 10 नंबर में सिर्फ इतना लिख के आएंगे कि एक्रोसोम बनाता है, दैट्स नॉट अ पॉसिबल, ठीक है। अब आगे फ्लैजेलम डेवलपमेंट होगा, उसके पास साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा स्पर्म को एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म की जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा, सर्टोरी सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी तक रोल आया है गोल्गी बॉडी का इन स्पर्मेटोजेनेसिस, आगे चल के सर्टोरी सेल का रोल आ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, ये सारे जो मॉडिफिकेशन चेंज होते हैं
तब जाके स्पेरिकल जो स्पर्मेटिड है वो फंक्शनल स्पर्म में जाके चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये आपका टेस्टिस का सेमीफेरस ट्यूब्यूल वाला एरिया है। यहाँ पे क्या है, ये सर्टोरी सेल्स हैं। सर्टोरी सेल्स के बाद में इधर क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, यहाँ पे लीडिक सेल होगा। तो लीडिक सेल क्या करता है, आपको पता होगा कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। सर्टोरी सेल क्या करेगा, यहाँ पे आपका क्या क्या, सर्टोरी सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही उसको स्टिमुलस, एक प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं तो जीएनआर से स्टिमुलस मिलेगा, तो वो डिसाइड करेगा क्या, ये भी छोड़ता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो डायग्राम है बुक में दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इनहिबिन भी रिलीज करता है, ठीक है। मगर अभी हम एंड्रोजन बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। जब स्टिमुलस आता है जीएनआरएस से, सर्टोरी एफएसएच रिलीज होगा, एफएसएच रिलीज होगा तो वो जाके सर्टोरी सेल पैक करेगा। सर्टोरी सेल क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होगा कि वो टेस्टोस्टेरोन को जो ल्यूमन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में या उसके सराउंडिंग में इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए किसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर टेस्टोस्टेरोन की संख्या कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो यही सर्टोरी सेल इनहिबिन को रिलीज करेगा और वो हाइपोथैलेमस को जाके आर्कुएट न्यूक्लियस पे जान, ठीक है, आर्कुएट न्यूक्लियस पे जाके, आपने प्यूबर्टी पढ़ा होगा तो आर्कुएट न्यूक्लियस के बारे में पता ही है आपको। फिर ये जाके हाइपोथैलेमस में सिग्नल देगा कि भैया एफएसएच एलएच को रिलीज करना बंद करिए आप, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्मोन का फैक्टर है, किस तरह से सर्टोरी सेल हार्मोन में रोल करता है। एक न्यूट्रिशन हो गया, एक हार्मोन में हो गया, फैगोसाइटोसिस भी होगा कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए, और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है। अब मैं आपको ब्लड टेस्टिस बैरियर का क्या मतलब है, यहां ध्यान से देखा होगा, ये जो दो सर्टोरी सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, सर्टोरी सेल आपस में बहुत ही कंपैक्ट वे में ऑर्गेनाइज होती हैं। उनके बीच में इतना गैप नहीं होता है कि कोई चीज वहां से, या ब्लड या कोई भी टॉक्सिन या कोई भी पार्टिकल वहां से मूव कर सके। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये आपका वेसल मेम्ब्रेन है, यहां से आपका ब्लड और ये सारा वेसल जाता है। ये जो आपकी जो सर्टोरी सेल्स हैं, ये जो सर्टोरी सेल्स होती हैं, इसका एक ही कंपार्टमेंट होता है बेसल कंपार्टमेंट, और ये एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सर्टोरी सेल्स होती हैं आपस में क्या होता है कि बहुत ही क्लोजली इंटरेक्ट होती हैं। तो जब आप सेल टू सेल कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, जब वहां पे प्रोटीन होती हैं, सी एथेरिन, ई एथेरिन, कनेक्शन प्रोटीन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं जिसमें टाइट और गैप जंक्शन पे क्या करते हैं कि सेल्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो सर्टोरी सेल है आपस में इतना ज्यादा प्रोटीन से इस तरह से कंपैक्टली ऑर्गेनाइज होती हैं कि ये जो ब्लड वाला जो सब्सटेंस है वो पेनेट्रेट होके यहाँ पे नहीं आ पाता। मतलब क्या करते हैं कि ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं इस एरिया को, कि यहाँ के बाहर इस एरिया में कोई भी सब्सटेंस, ब्लड से टॉक्सिन या ब्लड का पार्टिकल या इम्यून सब्सटेंस पार्टिकल यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है। जिसके वजह से क्या बोलते हैं, सर्टोरी सेल को ब्लड टेस्टिस बैरियर बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया में क्या होता है, ये जर्म सेल बनती है। एक मिनट ध्यान से देखिए,
ये जो एरिया होगा ये यहाँ पे, एक मिनट ध्यान से, जिसको मिटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखिए। अब ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, जर्म सेल होगी। जर्म सेल जैसे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके बाद पेनिट्रेट करके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ ल्यूमन एड ल्यूमिनन वाले स्पेस पे चली आएंगे। तो जो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये इस तरह से पूरी तरह से क्या होगा, जो ब्लड में सब्सटेंस हो, इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस, टॉक्सिन, अदर जो सब्सटेंस है, उससे ये एकदम क्या सेफ हो जाता है। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेफ नहीं होगा तो जर्म सेल और ये जो डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट है, इससे इंटरेक्शन होना स्टार्ट करेगा, तो उस स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रॉपर फंक्शन है या प्रोसेस है वो हैम्पर कर जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो सर्टोरी सेल एक प्रॉपर बैरियर क्रिएट करे, ताकि क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो बिना इन्फ्लुएंस के हो सके। अदरवाइज क्या होगा, इम्यून सिस्टम इज ए फॉरेन जर्म सेल को और उसके जो आगे जो सेल्स डेवलप हो रही है उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह लेगा और इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखिए, जो मैंने पहले आपसे बताया था कि सर्टोरी सेल है ये, अब यहीं पे क्या होगा, इसी इसी जगह पे आपका सबसे पहले प्रिमोर्डियल सेल बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से क्या मतलब है, ये आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का मतलब क्या है, यहाँ स्पर्मेटिक तक बना है, मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस हो रही है, कंप्लीट साइटोकाइनेसिस हो रही है। इसका क्या मतलब है, अब आपने ध्यान से देखा होगा कि जो जर्म सेल है, जब उससे क्या बनेगा, या तो आपके जो सेल होंगे, ये जो स्पर्म बना है उसमें या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। ठीक है, अब इस वाले सेल में या तो एक्स से जो प्रोटीन बनते हैं वो वाले होंगे, एक्स बेस प्रोटीन होंगे, इसमें सिर्फ वाई बेस प्रोटीन होंगे साइटोप्लाज्म में, इसमें भी एक्स वाई में। मगर अगर इस तरह से अगर होगा तो फिर बाकी जो डेवलपमेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्पैक्ट कर जाएगा। तो नेचर ने क्या किया है कि जब ये डेवलप हो रहे होते हैं स्पर्मेटिक कंडीशन की तरफ, मैचुरेशन से पहले की जो कंडीशन है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब तो इसके जो साइटोप्लाज्म है वो पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मतलब इससे क्या होता है कि एस के जो प्रोटीन है, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड जो प्रोटीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम में चले जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म में चले जाएंगे, और जो वाई एक्स क्रोमोसोम वाला जो साइटोप्लाज्म का जो प्रोटीन है वो इस तरह से हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरी तरह से बैलेंस होता है, ठीक है, सिर्फ क्रोमोसोम लेवल पे डिफरेंट आएगा। तो जिसके वजह से ये आपका साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है यहाँ पे। तो इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है। तो आगे चल के अगर आपके एग्जाम में ये आता है या नहीं आता है, मगर इस तरह के जब पॉइंट्स लिखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, क्योंकि जहां अभी मैंने जो आपको पहले वाला फ्लो चार्ट बनाया था, ये वाला, जब ये वाला, इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं था, ठीक है, मगर ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स जब आप ऐड करते हैं कि ब्लड टेस्ट इज बैरियर, सर्टोरी सेल का स्टेप पहले वो, फिर आप ये स्टेप वाइज जब ये सारी चीजें बताते हैं तो आपको ज्यादा बेटर मार्क्स मिलता है, क्योंकि वो उससे पता लगता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है। अब आपका मैंने पहले ही बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, उसके बाद ये टाइप बी बनेगा, ये वही जो पेल वाला मैंने बनाया था, पेल वाला जाके फिर से एक बार माइटोसिस का डिवीजन होगा, उसके बाद ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहाँ चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में सबसे बिगर लार्जर सेल होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये मियोसिस 1 में एंटर करेगा, फिर जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, और फाइनली ये फंक्शनल स्पर्म बनता है। तो स्पर्मेटिड से फंक्शनल स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आएंगे कि क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप इसको सुपरफिशियली लिख के आते हैं
तो जाके आपके मार्क्स कम आएंगे, तब आपको 10 में से हार्डली 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर आप स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में और साथ में सर्टोरी सेल के की रोल को अगर यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं, तब जाके आपका आंसर बेटर वे में होगा। ठीक है, अब आगे अब रोल ऑफ गोल्गी इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए, अगर आपने सेल बायोलॉजी में अगर गोल्गी बॉडी को अगर सही से पढ़ा है ना, तो आपको ये पता होगा कि गोल्गी बॉडी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन ही बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ये सारे फंक्शन आपके गोल्गी बॉडी में होंगे। फिर आपको पता होगा कि सिक्रेटरी सेट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोटीन होगी या उसके बाहर किस तरह से मतलब एक्सोसाइटोसिस या इंडोसाइटोसिस के थ्रू कौन सा प्रोटीन आएगा, ये जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे जब सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तब हम आपको डील करेंगे। तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना प्रोटीन में, सल्फेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन अभी आगे हम बताते हैं। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, क्या होगा, छोटे छोटे वेसिकल बनेंगे, अल्टीमेटली फ्यूज हो जाएंगे, फिर ये एंटीरियर की तरह मूव करेंगे, फ्लैट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ये क्या बनाएंगे, एक्रोसोम ये बना देंगे। इसमें कौन कौन सा एंजाइम होते हैं, एक्रोसिन एंड हाइलोरिनिडेज करके एंजाइम हो गए। अब आगे क्या कौन सा है, सिक्रीशन एग्जाम, प्रोटीलिटिक एग्जाम, रिमोडिंग स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोसिडेज मतलब वहां पे आप ग्लाइको, ये जो मॉडिफिकेशन आपने देखा ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट एंड को अटैच करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब अगर आपने जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट का रोल है, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए। और उसके बाद क्या होता है, सिग्नलिंग होता है, सिग्नलिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो स्पर्म है ये ओवा के साथ को आपस में रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्लाइकोसिडिक प्रोटीन होना चाहिए। तो अब ये क्या होगा, जोना पैलेसुडा वाला आपने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये जोना पैलेसुडा वाला प्रोटीन होता है, और फिर जाके इसके रिसेप्टर से अट्रैक्ट होगा, फिर कॉर्टिकल गैरमीन, ये सारे प्रोसेस होंगे, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगा। तो मतलब कहने का मतलब है सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए ये कार्बोहाइड्रेट का, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है। फिर सिग्नलिंग होगा, फिर जाके अल्टीमेटली रिस्पॉन्स होगा बॉडी के अंदर क्या क्या होना है। तो ये काम कराता है, ये आपका गोल्गी बॉडी की वजह से होता है, क्योंकि ग्लाइकोसिडेज involved in the modification of glycoprotein that are important for the cell to cell recognition, interaction during the fertilization, processing of glycoprotein, formation of membrane bound vesicle necessary for lipid and protein to plasma membrane। मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो मेम्ब्रेन बन रही है स्पर्म की, इसके मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन होंगे, ये सारा कौन डिसाइड करता है, गोल्गी बॉडी डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम 3 है, मास्टरिंग जूलॉजी की वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 3, उसमें ये डायग्राम भी दिया है, पूरा डिटेल में रोल ऑफ गोल्गी बॉडी इसमें दिया है। ये बेसिकली हमने गोल्गी बॉडी में दिया है, गोल्गी बॉडी वाला जो जहां पे दिया है चैप्टर में, वहां पे इसको एक्सप्लेन किया है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में एक्सप्लेन नहीं है, और लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, क्वेश्चन आए, देखो कुछ चीजें क्या होती हैं, हर समय जरूरी नहीं है क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, मगर हम अपने आंसर को क्वालिटी बनाने के लिए ये सारी चीजें हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम बस मतलब कुछ भी लिखते जाएंगे और मतलब कंटेंट नहीं होगा, बस प्रोसेस लिख के चले आएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पूछे चाहे ना पूछे, सर्टोरी सेल
कल आके पूछ देगा, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में पूछ देगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग से होता है। जो लोग बंदे ये बोलते हैं पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से कुछ और पूछ देगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पूछ देगा एक्सप्लेन द मियोसिस इन रिलेशन टू स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्या करेंगे बताइए? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, चाहे वो आपका स्पर्मेटिड का मैचुरेशन हो गया, लैंग्वेज चेंज करेगा। तो जब तक आपका सिलेबस होलिस्टिकली खत्म नहीं होगा, तब तक आप पीवाईक्यू में हमेशा फंस जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे 260 से ऊपर, क्योंकि आपको सिलेबस सही से नहीं आता। और एग्जामिनर को अच्छे से पता होता है, एग्जामिनर बेवकूफ तो होता नहीं, उसको भी पता होता है कि किस किस चीज को हमने पूछ रखा है, किसको नहीं पूछ रखा है। ठीक है, तो दिखने में एग्जाम के हॉल में बाहर में भी तो जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा रियल में, उनको वो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा कि गोल्गी बॉडी का रोल क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। मगर एग्जाम के बाहर बंदा कह रहा होगा नहीं नहीं वो एक्रोसोम का है, वो 2 पन्ने भरने के लिए सिर्फ एक्रोसोम लिख के आएंगे आप, तो उसमें से आपको मार्क्स ही नहीं आना। तो आपको पूरी गोल्गी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी है तब भी आपके बारे में मतलब तब भी आपने उसको इंटर रिलेट किया होगा क्योंकि जो भी अच्छी किताबें होती हैं वो इस तरह की चीजों को पहले से ही दे रखी होती। तो आप जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम पीवाईक्यू कर लेंगे क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या आज तक पूछा है। तो लास्ट ईयर जिनसे पूछा है उन्होंने मतलब रोल ऑफ गोल्गी बॉडी इन स्पर्मेटोजेनेसिस, लिटरली बता रहा हूँ 10 नंबर लिख पाना आसान नहीं है। ठीक है, जिसको गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड जो सरफेस प्रोटीन का इंटरेक्शन है, ये सारा जिसको आता है उसके लिए वो एग्जाम क्वेश्चन इजी था। अगर सिर्फ एक्रोसोम के अगर आप लिख के आते हैं दैट्स नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। ठीक है, क्योंकि एक्रोसोम में भी जो प्रोटीन है उसका मॉडिफिकेशन, उसका जो ट्रांसपोर्ट है वेसिकल के फॉर्म में, वो गोल्गी बॉडी ही कराएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट भी वहां लिखना है। तो सिर्फ एक्रोसोम अगर लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। अब डिटेल में हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस वन बाय वन स्टेप। चलिए, अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ development mature male gamete spermatozoa from undifferentiated cell spermatogonia within the seminiferous tubules of the testis involving mitotic and meiotic division and spermiogenesis। एंड इसमें ध्यान से देखिए, आपको तीनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, आपका क्या माइटोसिस भी हो रही है, मियोटिक डिवीजन भी हो रहा है, और स्पर्मियोजेनेसिस भी हो रही है। तो आपको ये वाला, ये तो आप शायद बहुत इजीली बता लेंगे, ये भी बता लेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कब एग्जाम में पूछ देगा पता नहीं। ठीक है, अब क्या है कि कुछ जो मेडिकल्स की बुक हैं वो अलग तरह से डिवाइड करती हैं, मतलब अलग अलग किताबें अलग अलग तरह से म्यूजिक प्रोसेस को डिवाइड करती हैं, अल्टीमेटली होता वही है। कुछ जो किताबें हैं मल्टीप्लिकेशन माइटोसिस फेज को डिवाइड करती हैं, फिर एक ग्रोथ फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाला डिवाइड करती हैं, फिर मैचुरेशन वाला है जिसमें इस पर मियोसिस होगा और स्पर्मेटिड बनेगा, लास्ट फेज उनका होता है स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में होता है। कुछ जो बुक्स हैं उसमें क्या करते हैं स्पर्मेटोगोनियल फेज को डिवाइड करते हैं जब तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर ये स्पर्मेटोसाइट को डिवाइड करते हैं जहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मियोजेनेसिस फेज को बना करते हैं जहां से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है, और लास्ट फेज स्पर्मिएशन होता है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो फंक्शनल मतलब जो आपका मैच्योर आपका फाइनल स्पर्मेटोगोनिया बना है, ये अल्टीमेटली ट्रांसफर रेटिनोसिस से लेके एपिडिडाइमिस तक होता है, ये जाके स्टोर्ड हो जाता है, इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, या जो बुक में दिया हुआ है स्पर्मेटोगोनियल फेज, स्पर्मेटोसाइट फेज, स्पर्मियो, इसको लिखते हैं चाहे इसको लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन होता है आपने प्रोसेस में क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वहां जो स्टेप है वहां पे आपने सर्टोरी सेल का रोल, गोल्गी बॉडी का रोल, स्पर्मिएशन क्या होता है, वो जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन रहे हैं उसके बारे में आपने बताया है नहीं, और इस लास्ट में स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में आपने सही से बताया है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब आएंगे हम कहां पे थे, स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हिस्टोलॉजिकल लेयर, बेसल कंपार्टमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोटेक्टेड बाय ब्लड टेस्टिस बैरियर। मैंने आपसे बताया था कि जो आपका सर्टोरी सेल होगा,
एक कंपार्टमेंट ये है और एक कंपार्टमेंट ये है। ये टाइट जंक्शन की प्रोटीन के द्वारा ये आपस में ये है अभी कंपार्टमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके ये बनाते ही है, सर्टोरी सेल है ये, ठीक है। एक कंपार्टमेंट ये है बेसल कंपार्टमेंट बोलेंगे, ये इस कंपार्टमेंट को बोलेंगे एड ल्यूमिनन, क्योंकि ये ल्यूमिनन के पास का कंपार्टमेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, एड ल्यूमिनन कंपार्टमेंट बोलते हैं। बेसल कंपार्टमेंट में कौन कौन सी सेल्स होती हैं आपकी, ये बेसल जर्म सेल जो होती हैं बेसिकली यहाँ पे होती हैं। और ये भी जो एरिया होता है, सॉरी, आपका इम्यून और टॉक्सिन और ब्लड के जो मतलब रिएक्टिव प्रोटीन्स है उससे ये सेपरेटेड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की कहानी यहाँ तक बनेगी। उसके बाद क्या होगा, सॉरी, हाँ, इसके बाद जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है तो ये कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, यहां से ये क्या होगा, एड लुमिनल में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसी चीज को हम आगे समझाते हैं। अभी मेंटेन स्टेम सेल प्यूल प्रोड्यूस अ कमिटेड सेल टू डिफरेंशिएशन, मतलब स्पर्मेटोगेनिया क्या करती है, सेल्फ रिवीनल भी करती है, मैंने आपको वहां बताया जो अपनी जैसी सेल बनाएगी अल्टीमेटली, और फिर उसके साथ साथ कुछ सेल डिफरेंशिएट करके बनाएंगी, स्पर्म्स बनाएंगी। तो डार्क वाली क्या करेगा, आपका एक रिजर्व की तरह काम करती है, जबकि पेल वाली क्या करेगी, ये जाके स्पर्म बनाएगी। तो ये टाइप ए वाला क्या करेगा, टाइप बी बनाएगा, अल्टीमेटली ये डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा, ठीक है। अब यहां तक कहां पे है हम, ये बेसल कंपार्टमेंट में। उसके बाद क्या होगा, स्टिल इन द बेसल कंपार्टमेंट बट प्रिपेयरिंग टू क्रॉस एडलिमिनेंट कंपार्टमेंट इनटू, ये जो एडलिमिनेंट कंपार्टमेंट है। टाइप बी enlarges प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग एस फेज, ये सारा आपका मियोसिस का प्रोसेस है। तो ये आपको बहुत ज्यादा मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही होनी चाहिए कि हम क्या लिखे हैं यहाँ पे। अब देख, क्रॉस सर्टोरी सेल टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन है। तो आपसे टाइट जंक्शन जो है, सेल टू सेल इंटरेक्शन आपके सिलेबस में है, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये सारे आपके सिलेबस में। तो आपसे जब रियल में इसका फंक्शन पूछेगा तो आपको इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस के डिफरेंट पार्ट से इंटर रिलेट करना है। तो जब आपसे सेल टू सेल इंटरेक्शन पूछेगा तब आप क्या बताएंगे, ये टाइट जंक्शन, ये सर्टोरी सेल का टाइट जंक्शन बताएंगे, ये किस तरह से फंक्शन करता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे वो एडल्यूमिनेंट कंपार्टमेंट में चलाएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या, डीएनए कितना होता है, ये मियोसिस की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम मियोसिस बताएंगे तो मियोसिस बेसिकली जब हम पढ़ाते हैं तो बेसिकली आपको इस पर एक हमारा यूट्यूब में वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब आपको मियोसिस जब पढ़ेंगे तो होमोलॉगस क्रोमोसोम, oogenesis और उससे रिलेट करके ही हमने पढ़ा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। अब ध्यान से आइए, अब मैचुरेशन फेज होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहां जाएगा, मियोसिस 1 में एंटर करेगा। तो मैंने आपसे पहले ही बताया होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये सारी चीजें इक्विडेशन डिवीजन, अल्टीमेटली 1 और 2 के बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ये मैंने आपको बताया है क्यों, ये जो आपका ब्रिज बनाए, ये सब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब स्पर्मियोजेनेसिस का बेसिकली लास्ट में है, वो जो लास्ट में ये जो 4 स्पर्मेटिड्स बने थे, अब इनको फंक्शनल स्पर्म बनने के लिए एक स्टेज से गुजरना पड़ता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब आइए ध्यान से, स्पर्मियोजेनेसिस मॉर्फोलॉजिकल मैचुरेशन है ये, मतलब जो उसकी बाउंड, मतलब उसके साइटोप्लाज्म, ये बॉडी या मतलब स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल जो भी है उस पे चेंज है। गोल्गी बॉडी क्या करेगा, एक्रोसोम बनाएगा, यहाँ सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल, इनिशिएट फ्लैजेलम फॉर्मेशन। अभी हम आपको स्ट्रक्चर में भी बताएंगे, अभी बस देखिए। कैप फेज आएगा, जब कैप एक्रोसोमल कैप बनेगा, एक्रोसोमल फेज, न्यूक्लियस इलोंगेट, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मिंग मिड पीस, फ्लैजेलम इलोंगेट्स, मैचुरेशन फेज, रेजिडुअल बॉडी, फैगोसिटिस, ये सारा मतलब क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म इसका सेट कर जाएगा, मतलब सर्टोरी सेल्स क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल फॉर्म में जाके बॉडी में अरेंज हो जाएगा। सेंट्रियोल्स जो होंगे वो नेक बनाएंगे, टेल बनाएंगे आपके, है ना। ये सारे जो चेंजेस हैं बेसिकली, गोल्गी बॉडी आपका क्या बनाएगा, एक्रोसोम बनाएगा। ये जो होलिस्टिक जो चेंजेस आ रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे मियोसिस, ठीक है।
स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। अब इसमें इस डायग्राम में देखिए, अब ये जो का है स्पर्मेटिड है ये, और ये चेंज किस में हो गया ये। तो इस डायग्राम को समझिए, यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल ट्रांसफॉर्म इनटू वन, पहला जो सेंट्रियोल है वो क्या होगा, नेक रीजन बनाएगा, दूसरा एक्सियल फिलामेंट बना देगा टेल रीजन पे, माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा, मिड पीस को बना देगा, और न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्म इनटू हेड रीजन बनाएगा, गोल्गी एक्रोसोम बनाएगा, और जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है उसका फैगोसिटिस हो जाएगा, वो सर्टोरी सेल इसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन गया ये। ठीक है, तो ये भी डायग्राम आपको स्पर्मियो, ये वाला डायग्राम आपको वहां पे बना के आना है। ठीक है, तो जहां ये एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो स्पर्मियोजेनेसिस का ये वाला डायग्राम यहाँ पे दिखाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाएंगे और इसको लिंक करके इस तरह से आपको ये दिखा देना है। आपके मास का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ वो ये इतना नहीं बना के आएंगे, अब मैंने आपको जो पहले दिखाया है ये वाला, यहां से क्या करना है आपको, सेकेंडरी जो स्पर्मेटिड बना था, स्पर्मेटिड में क्या क्या कंसेप्ट है, स्पर्मेटिड से ये जो फंक्शनल स्पर्म बना है इसके बीच में वो वाला डायग्राम बना के आएंगे। एक और मैंने आपसे डिस्कस किया है, वेट बताते हैं आपको, ये वाला डायग्राम। अब जैसे यहां तक आप बताएंगे सेकेंडरी स्पर्म और स्पर्मेटिड, अब स्पर्मेटिड जब बनाएंगे तो आप वो वाला डायग्राम बनाएंगे जिसमें लिखा है कि सेंट्रियोल, ये मैक्रोसो मैक्रोगोल्गी बॉडी वाला। उसके बाद ये जो फंक्शनल स्पर्म वाला है, कंप्लीट आप कोशिश करेंगे कि वो स्पर्म वाला डायग्राम बनाएंगे। 4 नहीं बनाने वहां पे, यहाँ पे एक ही बना के आपको चलाना है। तो आपको यहाँ वाले स्टेप में ये वाला डायग्राम बनाना है, स्पर्मेटिड में जहां पे ये बनाना है और फंक्शनल स्पर्म की कंडीशन पे ये बनाना है, तब जाके आपका मार्क्स डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो करके आ रहे हैं वो सारी किताबों में दिया है, वो कोई भी कर सकता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आइए आगे, स्पर्मिएशन का मतलब वही होता है जब ये जो स्पर्म बन जाता है ये आपके, अब क्या होगा कि ट्यूब्यूल से लेके रेटिटिस में जाएगा, एपिडाइडिमिस में जाएगा, अल्टीमेटली ये स्टोर हो जाता है एंड ऑफ द एपिडाइडिमिस में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मिएशन, मैचुरेशन इन द एपिडिडाइमिस अकर्स इन द, ये इस प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हार्मोनल के बारे में अभी हम आपसे बात करें, हार्मोन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से, मैंने आपसे उस समय बताया था कि क्या होता है कि प्यूबर्टी जब आती है, आपने जब प्यूबर्टी पढ़ा होगा तो आपको कुछ जो लोकल हार्मोन्स होते हैं, लेप्टिन, न्यूरोकाइनिन, केसिन, ये सारे जो होते हैं वो सिक्रीट होना हो जाते हैं। क्योंकि जब आप आपकी बॉडी जब प्यूबर्टी स्टेज में पड़ती है तो आपका वेट, बॉडी मास और एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज तक आने पे बॉडी को, जो सेल्स होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि बॉडी डेवलप हो चुकी है। उस समय वो क्या करते हैं, लोकल हार्मोन रिलीज करते हैं जिनका नाम है लेप्टिन या न्यूरोकाइनिन या केसिन करके। ये रिलीज होंगे, ये क्या सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस को कि भाई प्यूबर्टी आ चुकी है, ये जाके हाइपोथैलेमस को देंगे सिग्नल, तो जीएनआरएच रिलीज होता है, जीएनआरएच पल्स रिलीज होगा। ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे, फिर जाके रिलीज होता है क्या, एलएच और एफएसएच रिलीज होता है। एफएसएच का मैंने आपको बताया था कि सर्टोरी सेल पे एक्ट करेगा, और एफएसएच क्या करेगा, इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे लीडिंग सेल होंगी, वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट करेंगे। सर्टोरी सेल क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करेगा, साथ साथ आपका क्या करेगा, ये यही साथ में ये ग्लियाल सेल मतलब डिराइव्ड न्यूरोफैक्टिव पैराकाइन सिग्नलिंग करेंगे, और अल्टीमेटली क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे पैराकाइन सिग्नलिंग। ये सारा आपके सिलेबस में है, जब सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे, सिग्नल मॉलिक्यूल और वो सब, तो ये जस्टाक्राइन, पैराक्राइन, ये सारा सिग्नलिंग आपके उसमें है। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मार्फोजेंस जब आप पढ़ेंगे तो वो इसी तरह से काम करते हैं, तो वहां पे इन चीजों की नॉलेज की जरूरत होगी। उसके साथ साथ सर्टोरी सेल क्या करेगा, फीडबैक रिस्पॉन्स के लिए इनहिबिट का सिक्रीशन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हार्मोन का फंक्शन होता है यहाँ पे, मतलब हार्मोन का किस तरह से इंटरेक्शन होगा। ये है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो अल्टीमेटली अब आपको शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं, 1 मिनट आपसे, कि होता कैसे है, लास्ट में अब लिखना कैसे है। अभी तक आपने पढ़ लिया कि करना क्या है। अब रियल एग्जाम में जब स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन आएगा तब आप करेंगे कैसे।
अब ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, अब मान के चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस, बस इतना ही लिखा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन तो सब बोलते हैं कि रिपीटेड आता है, मगर कंटेंट आपके पास क्या इस लेवल का है, भले ही रिपीटेड आता है मगर क्या कंटेंट इस लेवल का है कि आप 10 में 7 या 8 नंबर मांग सकें, नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बनाएंगे ब्लड वेसल, बेसल लेयर, और यहाँ पे सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल का रोल पूछे चाहे ना पूछे हमको लिख के आना है। ठीक, अब यहाँ ये सर्टोरी सेल्स हैं, यहाँ पे आप टाइट जंक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, या नाम लिखने को सी कैदरिंग टाइट कनेक्शन, ये सब प्रोटीन्स का नाम आप लिख सकते हैं। ये सर्टोरी सेल, ये यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए सही दे, ब्लड टेस्टिस बैरियर, नर्सिंग, फैगोसाइटोसिस वाला फंक्शन, हार्मोन, ऐसी साइड में आपको लिख देना है। हार्मोन कौन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन। ठीक है, फिर आप यहां पे स्टार्ट करेंगे क्या, बेसल कंपार्टमेंट, ठीक है। अभी बेसल कंपार्टमेंट में आप कराएंगे, क्या कराएंगे, स्पर्मेटोगोनिया, आपका क्या दो बने आपके, पेल और ये डार्क। डार्क वाला क्या करेगा, सेल्फ रिन्यूअल करेगा, और पेल वाला क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा। आपका क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या करेंगे आप यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे क्रॉसिंग, ये तो क्रॉस लिखना होगा, क्रॉस टू एड लिमिनन कंपार्टमेंट, सॉरी, क्रॉस टू एड लिमिनन कंपार्टमेंट। ठीक है, फिर आगे आइए, अब ये आया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ, एड लिमिनन कंपार्टमेंट में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये आप क्या ऐसे दिखाएंगे, ये एड लिमिनन कंपार्टमेंट में हो रहा है, एड लुमिनन कंपार्टमेंट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, म्यूसिस 1 बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी ये माइटोसिस ही होता है ये। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये मियोसिस 1 और 2 से गुजरेगा, एंड 2 अल्टीमेटली क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। तो अब जब स्पर्मेटिड बनाएगा तो यहां पे आप क्या वाला डायग्राम देंगे, ये वाला। अब यहां पे आप बताएंगे इनकम्प्लीट, ये साइड में लिखेंगे इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस, पर्पस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन formed by X and Y क्रोमोसोम इक्वली। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे, स्पर्मेटिड के बाद आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पे फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ दिखाएंगे आप। इस प्रोसेस को जानबूझ के आप
थोड़ा सा स्पेस लेके स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए पूरा डिटेल नहीं लिखने की जरूरत है, आपको सीधा ये वाला डायग्राम ये बनाएंगे, ये एक तरफ, और इसको कनेक्ट करके ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे करके यहाँ बनाइए और ऐसे करके फंक्शनल स्पर्मेटोजेनेसिस वहां यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। ये है तरीका एक क्वालिटी आंसर लिमिटेड स्पेस में देने के लिए। ठीक है, ये आपका खत्म होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। रोल ऑफ सर्टोरी सेल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। ये आपको फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे, ये एट लुमिनेंट कंपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जर्म सेल है। उसके बाद ये जो जंक्शन है यहाँ से क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रॉस करके एड लुमिनेंट कंपार्टमेंट में आएगा। ये इसको क्या बोलेंगे, एड लुमिनेंट कंपार्टमेंट बोलेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये देखेंगे ना आप, देखिए इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस की वजह से आपस में सब जुड़े हैं। इसका पर्पस क्या है, ये आपको लिखना है, सिर्फ जोड़ना नहीं है, आपको लिख के आना है वहां पर। ये सारा डिटेल में दिया हुआ है कि स्पर्मेटोसिंथेसिस क्या क्या, बेसल कंपार्टमेंट क्या होता है, क्या लुमिनेंट कंपार्टमेंट क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको वैसे ही बता दिया। न्यूट्रिशन सपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, रेगुलेशन ऑफ जल सेल मूवमेंट होता है। वो जो टाइट जंक्शन होता है, बेसिकली जो मूवमेंट होता है आपका बेसल से एडमिनेंट, वो रेगुलेटेड फॉर्म में होता है। तो जिससे वजह से क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करता है, उसका जो मतलब जो स्पीड है या जरूरत जितनी है उस हिसाब से। सिक्रीशन क्या करे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करेगा, तो ये क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। इनहिबिन बी क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक का काम करेगा। एंटी मुलेरियन हार्मोन बेसिकली क्या होता है कि जब आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटल, उस समय मेल ऑर्गन बनेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, फीमेल बनेगा तो उस फीमेल और इसके इसमें इस सब्सटेंस को रेगुलेट करने का भी काम करता है। तो ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी काम करेगा, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेम सेल रिन्यूअल। तो ये है आपका पूरी तरह से फैगोसाइटोसिस, हार्मोन मेडिएशन, रोल इन स्पर्मिएशन, वो जो लास्ट में मैंने आपको बताया था। अल्टीमेटली ये शॉर्ट में आपका दिया है क्या क्या फंक्शन होता है। तो रोल ऑफ सर्टोरी सेल ये हमने डिटेल में भी आपको समझा दिया है और शॉर्ट में भी समझा दिया। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से डिटेल में खत्म होता है। लास्ट में जो हमने आपको बताया कि किस तरह से लिखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले एक अंडरस्टैंडिंग, आप मास्टिंग जूलॉजी वॉल्यूम 4 से जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। फिर ये जो आपका लेक्चर का स्लाइड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, अल्टीमेटली लास्ट में ये जो मैंने आपसे समझाने का कोशिश किया है, ये वाला, ये जो स्टेप है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है। कैसे लिखना है, क्या कंटेंट होना है, ये सारा चीज आपसे मैंने डील कर लिया है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब फिर आगे डिस्कस करेंगे, oogenesis के बारे में बात करेंगे, साथ में साथ कैपेसिटेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटेशन बेसिकली क्या होता है, मतलब इन विवो और इन विट्रो दोनों ही है हमारे में। और उसके बाद oogenesis भी है, और फर्टिलाइजेशन, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, ये सारा चीजें हैं। मतलब उसका मतलब मल्टीपल फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब पॉलीस्पर्मी, वो सारा चीजें हम आपको डिस्कस कर लेंगे। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है, इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, और अपने कंटेंट को इस लेवल में प्रेजेंट करना है कंसाइज वे में कि उसका कोई मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक